नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब जीएसटी जजमेंट आया, उसके ठीक अगले दिन ड्रीम 11 ने अपनी प्राइज मनी को 1 करोड़ से घटाकर 1 लाख रुपया कर दिया था और फिर उसके बाद पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन मॉडल को सस्पेंड कर दिया गया। लगभग हर यूजर्स को ये मैसेज पहुंचने लगे कि उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो रद्द किया जा रहा है और इसको लेकर यूजर्स काफी परेशान रहे। परेशान होने का कारण यह था कि अब तक ड्रीम 11 ने कोई आधिकारिक बयान देकर यह नहीं बताया है कि उसने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों सस्पेंड किया और न ही मीडिया में इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा है। इसलिए यूजर्स को लग रहा है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या जजमेंट में कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इलीगल घोषित कर दिया गया हो या इलीगल माना जा रहा हो और इस कारण से ड्रीम 11 ने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जबकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है कंपनी का, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अनुमान लगाकर ही आपको बता सकता हूं कि किन परिस्थितियों में इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को फिलहाल के लिए रोका गया है। लेकिन आप मानकर चलो कि मैं जो बताने जा रहा हूं उसके आसपास ही कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें कि न ही जीएसटी जजमेंट में और न ही स्टेट बैन वाले जजमेंट में किसी भी प्रकार की कोई बात ऐसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है जो सब्सक्रिप्शन मॉडल को इलीगल घोषित करता हो। बल्कि स्टेट बैन वाला जो केस था कर्नाटक और तमिलनाडु का, उसमें तो कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ फाइंडिंग्स ऑनरेबल कोर्ट के ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल को सपोर्ट ही करता है, या फिर जो टूर्नामेंट्स होते हैं एंट्री फीस वाले उनको भी सपोर्ट करता है। और जजमेंट यह कहता है कि इस प्रकार के जो एंट्री फीस होते हैं वह बेटिंग के दायरे में नहीं आ सकते। इस पर मैं एक विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको यह पूरा मामला समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए आप यह समझ लो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के खिलाफ कहीं कुछ इस जजमेंट में नहीं है। तो अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि फिर यह रोक ड्रीम 11 ने अपने मॉडल पर क्यों लगाई। तो अब इसे समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जीएसटी मैटर पे जजमेंट आने के बाद जीएसटी नोटिस जो ड्रीम 11 को मिला है उसके अनुसार कंपनी की कुल देनदारी 28,000 करोड़ रुपए बनती है। हालांकि अभी यह नोटिस है, अभी फाइनल जीएसटी इवैल्यूएशन बाकी है। उसके बाद जो भी अमाउंट निर्धारित होगा और इसके साथ साथ पेनल्टीज वगैरह में भी छूट कंपनी को मिल सकती है, लेकिन वह जब मिलेगी तब की बात है। फिलहाल जो कंपनी के सामने है वह है 28,000 करोड़ की देनदारी। अब किसी भी कंपनी के लिए जब उसके सामने संभावित देनदारियां उसके नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा होता है या उसके नेटवर्थ के बराबर होता है या उसके नेटवर्थ से ज्यादा हो जाए, तो इस परिस्थिति में कंपनी जो है अपने बाकी के खर्चों में कटौती शुरू कर देती है, यानी कि कॉस्ट कटिंग शुरू कर देती है। क्योंकि उसका पहला मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व करना, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व होगा तभी वह आने वाली समस्या से लड़ पाएगा या फिर उस समस्या को रिजॉल्व करा पाएगा। मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय ड्रीम 11 का जो टोटल नेटवर्थ है वह है 65,000 करोड़ रुपए, देनदारी है 28,000 करोड़ रुपए, यानी कि उसके नेटवर्थ का लगभग 45% के आसपास। अब किसी कंपनी के नेटवर्थ का 45% निकलने का खतरा हो तो वाजिब है यह एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे लड़ने के लिए कंपनी को पैसे की यानी कि कैश रिजर्व की आवश्यकता होगी। हालांकि ड्रीम 11 का नेटवर्थ जो है इस देनदारी से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह देनदारी इतनी बड़ी है कि वह उस कंपनी के नींव को हिला के रख सकती है। तो जब इतनी बड़ी देनदारी सर पर हो तो कॉस्ट कटिंग बहुत जरूरी होता है। ऐसे समय में प्रबंधन हर उस गतिविधि का पुनर्मूल्यांकन करता है जो सीधे तौर पर राजस्व नहीं ला रही हो या फिर लाभ कम हो रहा हो। सतह पर देखने पर फ्री टू प्ले या सब्सक्रिप्शन मॉडल गेम्स बेहद आकर्षक लगते हैं। वे नए यूजर्स को प्लेटफॉर्म तक लाने का शानदार माध्यम भी होते हैं, लेकिन इनकी एक लागत भी होती है।
करोड़ों यूजर्स के लिए सर्वर, डेटा प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी रख रखाव पर भारी खर्च करना पड़ता है। यदि यूजर से सीधे राजस्व नहीं आ रहा हो तो आर्थिक दबाव के समय यह खर्च मैनेजमेंट के लिए बोझ बन सकता है। ड्रीम 11 का यह सब्सक्रिप्शन मॉडल सफल था। यह पैसे लाने में कामयाब था, कंपनी को पैसे आ भी रही थी और कंपनी आराम से सरवाइव कर रही थी। पैसा आ रहा था लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था और यही एक कारण हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल को कंपनी ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया हो, ताकि जो भी खर्च उनके हो रहे हैं वह इमीडिएटली रुक जाएं और उनके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व हो जाए, ताकि आने वाले समस्या से निपटा जा सके। दूसरी बात, कंपनी का नेटवर्थ 65,000 करोड़ रुपए जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के पास अभी बैंक बैलेंस में कैश रिजर्व 65,000 करोड़ है। बैंक बैलेंस जो इस समय होगा, यानी कि कैश रिजर्व जो होगा, वह डेफिनेटली कम होगा और इसीलिए उस कैश रिजर्व को बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके कारण यह सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जो भी खर्च आ रहा था उसको बंद करके वह उन खर्चों में कटौती कर रहे होंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल से जो लाभ था, शुद्ध लाभ था, वह कंपनी को बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। तो एक कारण यह हो सकता है इस पूरे सब्सक्रिप्शन मॉडल को सस्पेंड करने के लिए। इन शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन मॉडल को स्थगित करना इसी प्रकार की लागत नियंत्रण रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ड्रीम 11 के लिए संभावित रेगुलेटरी जोखिम लेकर आ सकता है। पहली नजर में सब्सक्रिप्शन मॉडल एक सामान्य डिजिटल सेवा जैसा दिखाई देता है, जहां यूजर्स एक निश्चित शुल्क देकर अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करता है। लेकिन टैक्स अधिकारियों की व्याख्या हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है और यह आपने जीएसटी वाले मामले में देख लिया है। अब मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म किसी यूजर से मासिक सदस्यता शुल्क लेता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंतर्गत यूजर को सुविधा दी जा रही है। ऐसी स्थिति में कल को कर विभाग यह तर्क दे सकता है कि यह केवल एक सेवा शुल्क नहीं है, बल्कि वास्तविक धन वाले खेल तक पहुंचने का अप्रत्यक्ष माध्यम है, और यही सबसे बड़ा जोखिम पैदा करता है। यदि किसी समय पर टैक्स अधिकारी यह मान लें कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू वास्तव में गेमिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है और उसे भी दाव आधारित गतिविधि से जोड़ा जा सकता है, तो भविष्य में उस पर भी अतिरिक्त कर दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। भले ही ऐसा दावा अंततः अदालत में टिके या न टिके, लेकिन एक और कानूनी मोर्चा खुलना किसी भी कंपनी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे माहौल में कंपनियां विवादास्पद या धुंधले क्षेत्र में बने रहने के बजाय अपने व्यवसाय को सरल और स्पष्ट बनाना पसंद करती हैं। इसे कॉर्पोरेट भाषा में रेगुलेटरी रिस्क रिडक्शन कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो भाई, आप एक बात समझो, जो पैसे दांव लगाकर आप खेलते थे उस पर तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स दे दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर तो अभी नियम कानून जो हैं वह क्लियर है ही नहीं कि इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो पैसा आएगा उस पर कितना टैक्स लगना है। जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी इन कंपनियों के साथ किया है, आपको लगता है कि कल वो नहीं कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, उस परिस्थिति में फिर कंपनी बुरी तरीके से फंस जाएगी। और यही कारण है कि जीएसटी जजमेंट आने के बाद, चूंकि अभी पूरी इंडस्ट्री में या पूरे इस टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर क्लियरिटी नहीं बनी है, तो शायद ड्रीम 11 ने सोचा होगा कि सब्सक्रिप्शन मॉडल को सस्पेंड करना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आगे चलकर फिर जीएसटी डिपार्टमेंट से अलग से इस मामले में उलझना पड़े। ऐसी एक सोच हो सकती है, इसकी संभावना है और यह मेरा एक अनुमान है। हालांकि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अभी जो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल सस्पेंड देख रहे हैं, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली है। कल को जब टैक्स फ्रेमवर्क क्लियर होगा या इस जजमेंट को सही तरीके से कंपनियां समझ लेंगी और पूरे परिस्थिति को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि यह सब्सक्रिप्शन मॉडल फिर आपको वापस दिखने लगे। लेकिन तब तक के लिए सेफ्टी मेजर्स लेते हुए शायद ड्रीम 11 ने इसे फिलहाल वक्त के लिए
सस्पेंड कर दिया होगा। अब इसके बाद आपके मन में एक बात चल रही होगी कि चलो ड्रीम 11 ने ऐसा किया तो किया, लेकिन बाकी कुछ और कंपनियां हैं जिनके सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहे हैं, उन्होंने अपने प्राइजेस क्यों नहीं घटाए या फिर उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को सस्पेंड क्यों नहीं किया। तो देखिए, इस बात को आप अच्छे से समझें कि जीएसटी वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था तो सारी कंपनियां साथ मिलकर उस केस को लड़ रही थी, लेकिन अब जब जजमेंट खिलाफ आया है तो हर कंपनी को अपना अपना जीएसटी मैटर खुद जीएसटी काउंसिल से सलटना पड़ेगा। और जब खुद अकेले इस मामले से डील करना है तो हर कंपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार या फिर अपनी कंपनी के इवैल्यूएशन के अनुसार ही डिसीजन लेंगी। जैसा मैंने बताया कि ड्रीम 11 बड़ी कंपनी है, जो उसे टैक्स पे करना है वह भी काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि कंपनी को यह बेहतर लगा हो कि वह सारे एक्टिविटीज को सस्पेंड कर ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व करे। दूसरी कंपनियां हो सकता है कोई दूसरा रास्ता सोच रही हूं या कल को चलकर वह भी अपना सब्सक्रिप्शन सस्पेंड कर दें, ड्रीम 11 के रास्ते पर चलें या फिर अपना वह कोई नया कानूनी तरीका खोज लें। यह कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करता है। एक कंपनी ने कोई एक स्टेप उठाया है, मान लो ड्रीम 11 ने ये स्टेप उठाया है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि बाकी कंपनियां भी भेड़ चाल की तरह ड्रीम 11 के पीछे चल देंगी। वह अपनी कंपनी के परिस्थिति के अनुसार उनको जो लीगल एडवाइस मिलेगा उस अनुसार वह अपना स्टेप उठाएंगी। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारी कंपनियां ड्रीम 11 को फॉलो करें। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी कि कोई कंपनी सब्सक्रिप्शन चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, कोई बड़ा इनाम दे रहा है, कोई छोटा इनाम दे रहा है, या फिर ड्रीम 11 की तरह एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर यह सारे सब्सक्रिप्शन फिलहाल कंपनियों के द्वारा बंद भी किए जा सकते हैं। यह डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो इस पूरे मसले में जो भी संभावनाएं थीं, उन सारी संभावनाओं को मैंने आपके सामने रख दिया है। आधिकारिक बयान कंपनी की तरफ से नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है कि कंपनी क्या सोच रही है। लेकिन हाँ, यह मैं आपको कह सकता हूं कि यह जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, कंपनी भी इसी के इर्द गिर्द सोच रही होंगी और इन्हीं बेसिस पर उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल को सस्पेंड किया होगा। ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। जैसे ही रेगुलेटरी और टैक्स स्ट्रक्चर में क्लियरिटी आएगी, आप देखोगे कि ड्रीम 11 हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन के साथ फिर वापस लौट आए। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।